लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। कांग्रेस में विलय को तैयार ममता बनर्जी, लेकिन भतीजे ने मांग लिया खड़गे वाला पद। मोदी के बतौर पीएम 4,399 दिन पूरे, नेहरू का रिकॉर्ड टूटा। कैबिनेट बैठक में 7 संकल्प पेश। और मीनाक्षी के नामांकन पर चुनाव आयोग का फैसला बाकी। कल खड़गे लेंगे बैठक, राष्ट्रपति से मिलेंगे विधायक। अब खबरें विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस में बगावत की खबरों के बीच टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है। न सिर्फ करीब 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो गए, बल्कि 20 से ज्यादा सांसदों ने भी बगावत दिखा दी है। इस टूट से परेशान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ने विलय का ऑफर दिया था, जिसे वो मानने को तैयार हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ममता बनर्जी तो टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे वाला पद मांग लिया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस राज्यसभा भेजे और वहां नेता विपक्ष का पद की दे। अभी राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। दूसरी तरफ टीएमसी से निष्कासित नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने विलय की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ऋतुव्रत ने कहा कि न तो उनका विधायक दल कांग्रेस में शामिल हो रहा है और न ही टीएमसी के सांसदों, नगर निकायों या पंचायत प्रतिनिधियों के बीच ऐसा कोई रुझान है। बनर्जी ने बताया कि उनके पास 64 विधायकों का समर्थन है और इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा जाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उनकी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जहां अवसर मिलता है ये लोग वहीं दौड़ते हैं। ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी के महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें मैं। केंद्रीय कैबिनेट की आज दिल्ली में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक पद संभालने का रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर कैबिनेट ने विशेष प्रस्ताव पारित किया। बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चरण 2A को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 6 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर और 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में केंद्रीय सरकारी आवासीय और कार्यालयी परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने के मकसद से 7 संकल्प पेश किए, जिनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स, नवाचार, कौशल विकास, खेल और फिटनेस पर जोर दिया गया है। बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बढ़ी है। एक और संकल्प कैबिनेट ने लिया कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में विमेन लेड एम्पावरमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी ने 10 जून 2026 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए। इसके साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए इसे खुद से घोषित उपलब्धि बताया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि आज देश के लोग आर्थिक हालात,
नौकरियों के भविष्य, भारतीय मुद्रा की स्थिति, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियों और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता का ध्यान इन अहम मुद्दों से भटकाते हैं और असली सवालों पर चर्चा नहीं होने देते। Today, instead of leading the country, they are weakening democracy, attacking the opposition parties. Look at what they are doing in Madhya Pradesh. Even in Assam and in many states, many complaints are given to returning officers against BJP candidates, against details that they are not mentioned in the election affidavit. Even in Assam, we have given complaint against BJP candidate. How come returning officers, if you scan their actions that returning officers have taken in the past 1 year, you will see that whenever it is a Congress candidate or opposition candidate and a complaint has been given by the BJP, action has been taken. And when the Congress is giving a complaint, no action is taken. मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस का 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नामांकन रद्द करने का फैसला कानून के खिलाफ है और जिस मामले का हवाला दिया गया उसका खुलासा करना जरूरी नहीं था। वहीं भाजपा का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक लंबित न्यायिक कार्रवाई की जानकारी शपथ पत्र में छिपाई। इस बीच भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी बताया। अब सभी की नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है जो इस पूरे विवाद पर अंतिम रुख स्पष्ट कर सकता है। इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। वाराणसी जिला अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम को काल्पनिक बताने के आरोप पर नया मोड़ आ गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज देवेंद्र विक्रम सिंह ने आज एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता एडवोकेट हरिशंकर पांडेय की याचिका पर दोबारा सुनवाई करने के आदेश दिए। राहुल गांधी पर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2025 में दिए गए भाषण के दौरान भगवान राम को पौराणिक और काल्पनिक बताने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने बीएनएस की धारा 163 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब सीनियर कोर्ट के आदेश के बाद अगले महीने की पहले सप्ताह में इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते बवाल और पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई के बीच भारतीय सेना पूरी तरह एक्शन मोड में है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अभियान संबंधी तैयारियों, आधुनिकीकरण और क्षमता विकास की विस्तृत समीक्षा की। सेनाध्यक्ष को डेटा आधारित युद्ध क्षमता, नेटवर्क केंद्रित संचालन और आधुनिक तकनीकों पर आधारित तैयारियों की जानकारी दी गई। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियां पारंपरिक नहीं होंगी, इसलिए सेना को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम और लचीला बनाना जरूरी है। ये दौरा पीओके में आम नागरिकों पर पाकिस्तानी दमन और अस्थिरता के बीच भारत की सख्त सैन्य तैयारियों और उत्तरी सीमाओं पर दृढ़ता का संदेश माना जा रहा है। ईडी ने कंबोडिया से संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान और पंजाब में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। जांच में करीब 2,30,000 संदिग्ध मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया गया, जिसमें करीब 36,000 भारतीय सिम कार्ड कंबोडिया में सक्रिय पाए गए। इनमें से करीब 5,300 सिम कार्ड सीधे भारत में साइबर फ्रॉड के मामलों में इस्तेमाल किए गए। एजेंसियों का दावा है कि इन नंबरों के जरिए देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। ईडी के अनुसार सिम विक्रेता लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनकी जानकारी के बिना अतिरिक्त सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे। बाद में इन सिम कार्ड्स को मलेशियाई नागरिकों के जरिए कंबोडिया भेजा जाता था। कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।